नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबर हम आपको दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। बृजभूषण सिंह के समर्थन में रेसलर नरसिंह यादव भी अब सामने आए। बृजभूषण के खिलाफ आरोप बेबुनियाद। नरसिंह यादव का कहना है कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड पदक विजेता है नरसिंह। हरियाणा के सभी ट्रेनिंग कैंप में पक्षपात किया जा रहा है। नरसिंह यादव का ये बड़ा आरोप। बृजभूषण के खिलाफ साजिश रची जा रही है। नरसिंह यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड पदक विजेता है नरसिंह यादव और अब बृजभूषण सिंह के समर्थन में नरसिंह यादव ने ये बयान दिया है। बृजभूषण सिंह के समर्थन में रेसलर नरसिंह यादव उतरे हैं। बृजभूषण के खिलाफ आरोप सारे बेबुनियाद। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड पदक विजेता है नरसिंह यादव। हरियाणा के सभी ट्रेनिंग कैंप में पक्षपात हो रहा है, ये बड़ा आरोप लगाया। बृजभूषण के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी ये कि बृजभूषण सिंह के समर्थन में अब रेसलर नरसिंह यादव उतरे हैं। उन्होंने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड पदक विजेता है नरसिंह यादव। हरियाणा के सभी ट्रेनिंग कैंप्स में पक्षपात होता है, ये एक बड़ा आरोप नरसिंह यादव के द्वारा लगाया गया। बृजभूषण के खिलाफ साजिश रची जा रही। और इसी बीच दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। खेल मंत्री के घर पहुंचे हैं ये तमाम खिलाड़ी जो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खिलाड़ी अब खेल मंत्री के घर पर इस वक्त पहुंचे हैं। लगातार बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए ये खिलाड़ी एकजुट होकर के जंतर मंतर पर जुटे हैं। और इसी बीच अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। साक्षी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। विनेश फोगाट भी इनके साथ। ये तमाम लोग खेल मंत्री के घर इस वक्त पहुंचे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। लगातार बैठकों का दौर इस पूरे मामले को लेकर के चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने खेल सचिव के साथ भी बैठक की। कल 4 घंटे चली उस बैठक में कार्रवाई का आश्वासन इन तमाम खिलाड़ियों को दिया गया। और अब इसी बीच जानकारी मिल रही है कि खेल मंत्री के घर ये खिलाड़ी पहुंचे हैं जो लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली के जंतर मंतर में बृजभूषण सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है। हर दिन गुजरने के साथ हंगामा और बढ़ता जा रहा है और बृजभूषण सिंह के खिलाफ गुस्सा भी लोगों का बढ़ता जा रहा है। आज मीडिया के सामने विनेश फोगाट ने एक बार फिर से मांग की है। क्या कुछ मांग की गई वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कुछ कहा है विनेश फोगाट ने। सभी पहलवान हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास प्रूफ है, जरूरत पड़ी तो उन प्रूफ को भी आगे लाया जाएगा। मौजूदा कुश्ती संघ भंग कर दिया जाए, ये एक बड़ी मांग वहां तमाम खिलाड़ी कर रहे हैं। अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का बोला, लेकिन वो खुद खोटा सिक्का है। हमारे पास बृजभूषण के खिलाफ सबूत है। अगर मोदी सरकार और साथ ही खेल मंत्रालय वो प्रूफ्स वो सबूत मांगेंगे तो हम उन्हें दे देंगे। बृजभूषण पर सारे लगे आरोप सही हैं। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है और आखिरी वक्त तक इस आत्मसम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान से पहलवान डरने वाले नहीं हैं। ये बड़ी बातें विनेश फोगाट ने कही। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने के सुनामी हो जाएगी। हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे। उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको पेश। और इसी बीच बृजभूषण सिंह को लेकर के हंगामा लगातार जारी है। कुश्ती संघ के खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला है और इस्तीफे की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरने पर वो बैठे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन पहलवानों ने आश्वासन पर भरोसा करने से साफ तौर पर इनकार किया, जिनके समर्थन में आज हरियाणा से आने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह जंतर मंतर पहुंचे और पहलवानों को समर्थन देने की बात कही। इसके बाद उन्होंने सरकार से अपील भी की कि सरकार को पहलवानों की मांगों को मानना चाहिए। दरअसल उन्होंने मांग की है कि बृजभूषण सिंह का इस्तीफा लिया जाए, उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि मैं किसी के रहमो करम से अध्यक्ष नहीं बना, जो कुछ लोगों की मांगों के सामने सरेंडर कर दूं। तो बात बहुत सीधी सी है। कुश्ती संघ के दंगल का विवाद और अब आगे बढ़ने वाला है।
और देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न और मेंटल टॉर्चर का गंभीर आरोप पहलवानों ने पीसी में लगाया। पहलवान बजरंग पुनिया ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हमारी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी यहां बैठना नहीं चाहते। हमने अपनी सभी मांगे सरकार के सामने रख दी है। मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, फेडरेशन से है। ये साल बेहद अहम है। उम्मीद है सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द सुनवाई करने की उम्मीद भी की। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के अध्यक्ष इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में केवल खिलाड़ी हैं। जो आरोप बृजभूषण सिंह ने लगाए हैं वो निराधार हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी खुद को प्रूव करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है, जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। तो कुश्ती के दंगल में हो रहे चीरहरण पर हंगामा लगातार जारी है। फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों ने अब मोर्चा खोल दिया और बृजभूषण सिंह को घेर लिया है। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के साथ बैठक की और समाधान का भरोसा दिलाया। लेकिन बृजभूषण सिंह इस्तीफा नहीं देने पर लगातार अड़े हुए हैं, जबकि खेल मंत्रालय ने 24 घंटे में इस्तीफा मांगा। हालांकि बृजभूषण सिंह ने इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार किया। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन बृजभूषण सिंह ने 22 जनवरी को होने वाली फेडरेशन की मीटिंग का हवाला दिया और इसके बाद फैसला लेने की बात कही। अब सवाल यह है कि बृजभूषण सिंह अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है। वैसे 22 जनवरी को फेडरेशन की एनुअल मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में अगर उनके इस्तीफे के पक्ष में वोटिंग होती है तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। खेल मंत्रालय वर्सेस बृजभूषण सिंह, ये लगातार चलता जा रहा है। 24 घंटे में बृजभूषण सिंह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बृजभूषण का इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार। खेल मंत्रालय ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बृजभूषण ने 22 जनवरी का हवाला दिया। बैठक के बाद फैसला लेने की बात कही है। तो खेल मंत्रालय वर्सेस बृजभूषण सिंह मानने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। 22 जनवरी को फेडरेशन की मीटिंग है और इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां जब वोटिंग होगी उसके बाद फैसला वो लेंगे। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। नए भारत की नई संसद आखिर कैसी होगी, ये सवाल सबके जहन में है। हर कोई इस बारे में सोच रहा है। अपने अब तक जो तस्वीरें देखी होंगी, जिसको बनने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। देश की नई संसद को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि अंदर की तस्वीर आखिर कैसे ही होगी, जिसको देश को दिखाने के लिए सरकार ने अब ये तस्वीरें जारी की है। आपको बता दें, वैसे संसद का बजट, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। इस बार का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए भारत की नई संसद कैसी होने वाली है। देश की संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्द हम भारत के लोग, और इन लोगों के लिए बनाई जा रही संसद की पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में दिख रही सूरत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी तो क्या संसद का भव्य नजारा होगा। ये बदलते भारत की नई तस्वीर है, जिसमें 4 चांद लगाने की कोशिश की जा रही है। पुरानी संसद से नई संसद के सफर को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इस सफर के साथ बदलते भारत की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। ये नई निशानी समृद्ध भारत की परिचायक होगी, नए भारत की विरासत को अपने में समेटे होगी। संसद के अंदर से निकलकर सामने आई तस्वीर भारत के चमक को दर्शाती है। वो बताती है कि भारत के भविष्य की सूरत कैसे दिखने वाली है। भारत की नई संसद में देश का तिरंगा सामने होगा, जो भारत की विरासत की याद दिलाएगा।
बताएगा कि भारत की शक्ति और साहस, शांति और सच्चाई, वृद्धि और शुभता के साथ जुड़ी विरासत है। ये नई संसद की तस्वीर है जिसका निर्माण रायसीना हिल्स में किया जा रहा है। ये जब बनकर तैयार होगी तो भारत की नई विरासत होगी, जिसके अंदर की ये तस्वीरें हर किसी को आजाद भारत के गौरवशाली इतिहास और बदलते भारत की विरासत की याद दिलाएगी। इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे माना जा रहा है कि भारत सरकार नई संसद में बैठने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि सत्र का शुभारंभ नई संसद से होगा। 31 जनवरी को दोनों सदनों की बैठक और राष्ट्रपति के अभिभाषण की शुरुआत नए भवन से होगा और फिर आगे की कार्रवाई पुराने संसद भवन में होगी। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों के सामने आने का मतलब है कि नई संसद लगभग तैयार है। सिर्फ संसद भवन की घेराबंदी और साज सज्जा को छोड़ दें तो आजाद भारत की नई संसद बनकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिर पुरानी संसद और नई संसद में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आपको बता दें, भारतीय संसद की लोकसभा कैसी होगी और पुरानी संसद में क्या फर्क है। आप देखिए, पुरानी संसद में 543 सीट थी, 1145 स्क्वायर मीटर में ये बना हुआ था और अब नई संसद में 888 सीटें होंगी और तकरीबन 3015 स्क्वायर मीटर में इससे बनाया जा रहा है। साथ ही भारतीय संसद की राज्यसभा की बात करें तो पुरानी संसद में 245 सीटें थी और 1232 स्क्वायर मीटर में इसे बनाया गया, लेकिन नई संसद में 384 सीटें होंगी और 3220 स्क्वायर मीटर में इसे बनाया गया है। तो ये दोनों बदलाव आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये नई संसद की तस्वीर और वो हमारी पुरानी संसद की तस्वीर जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। लेकिन अब पुरानी संसद वर्सेस नई संसद की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद दिलचस्प है। देखिए, नई संसद का खाका भी तैयार हो गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है और आपको डिजाइनर का नाम बताएं तो HCP डिजाइनिंग प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी साजो सज्जा की है। सीटिंग की जो क्षमता है वो तकरीबन 1224, समय सीमा जो दी गई है इसमें वो 21 महीने की है अनुमानित। अभी ऊंचाई इसका 4 मंजिला का होगा, क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर का होगा और कुल लागत इस पे लगाई गई है 971 करोड़। तो अब नई संसद में जो बदलाव आ रहा है, जो नया संसद बनाया जा रहा है, उसका खाका किस तरीके से तैयार किया गया है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पुरानी संसद की बात कर रहे हैं। पुरानी इमारत का इतिहास क्या है वो भी आप जानिए। 12 फरवरी 1921 को पुरानी संसद को बनाया गया। कनॉट के ड्यूक ने मौजूदा संसद की नींव उस समय यानी 1921 में रखी। 18 जनवरी 1927 में उद्घाटन लॉर्ड इरविन के हाथों किया गया। 18 जनवरी 1927 को ही भारत के उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उद्घाटन किया। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद को पूरी तरीके से डिजाइन किया था। 6 साल इसे बनने में समय लगा, वो वक्त लगा 6 साल का और कुल लागत उस समय 83 लाख थी, जो उस समय के हिसाब से कई ज्यादा मानी जाती है। और चलिए अब अखंड भारत में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, पहाड़ रहने वालों का डर देखा, उनकी आशियानों पर पड़ती दरारें देखी, गिरते मकान देखे, आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में जोशीमठ, जहां धंसती जमीन ने लोगों के आशियानों पर संकट लाकर खड़ा किया। कहा जा रहा है कि समय रहते अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो जोशीमठ में बड़ी आपदा आ सकती है। ऐसी दरारें राजस्थान के पाली में भी देखने को मिल रही है, जहां लोगों के मकानों में लगातार दरारें पड़ती जा रही हैं। हालात ये कि लोग डरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सीवर लाइन बिछाने के लिए जो खुदाई की गई उसकी वजह से मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले जोशीमठ में संकट गहराता नजर आया और अब राजस्थान के पाली से जो तस्वीरें मिल रही है वो बेहद डराने वाली। वहां कहा जा रहा है कि सीवर लाइन बिछाने के लिए जो खुदाई की गई इसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जोशीमठ की आप देख रहे हैं, लगातार मकानों में दरारें आती गई और अब दूसरी तस्वीर मिल रही है जो चौंकाने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर जोशीमठ की नहीं, राजस्थान के पाली की है। दरकते मकानों के बीच रहने वालों का दर्द बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मकानों में लगातार पड़ती दरार लोगों को डरा रही है। तो क्या जोशीमठ जैसा संकट राजस्थान के पाली के लोगों के घरों के मुहाने पर खड़ा है?
क्या पाली में रहने वाले लोगों की जमीन धंस रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है? लोगों को लग रहा है कि कहीं उनके जीवन पर संकट ना आ खड़ा हो जाए, क्योंकि पाली शहर के सोमनाथ मार्ग पर रहने वाले 6 से ज्यादा घरों में दरार आने से बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि 40 से ज्यादा मकानों में दरार पड़ चुकी है। तो क्या राजस्थान के पाली में कोई बड़ी आपदा आने वाली है? ऐसी क्या वजह है कि लोगों के मकानों में दरार पड़ती जा रही है? जमीन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो लोगों के मकानों की नींव हिल रही है? पाली शहर के भैरूघाट सोमनाथ मार्ग के जो क्षेत्र है, यहाँ पर जिस तरह से एक भूगोलीय घटना हुई है, मकानों में जिस तरह से दरारें आई हैं, कुछ मकानों की दीवारें गिरी हैं, बालकॉनें गिरी हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन जहाँ पूरी तरह से सतर्क हुआ है, उसके बाद नगर परिषद और यहाँ के अधिकारी भी पूरी तरह से तैनात हुए हैं। मकानों को नोटिस दिए गए हैं, मकानों को खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, जो सीवेज बिछा है, जो पाइपलाइन बिछी है, वो जगह जगह क्षतिग्रस्त है और बिना उनको दुरुस्त किए उसके ऊपर सीमेंट की सड़क बना दी। वो पानी अंदर अंदर मर रहा है और उसका परिणाम है कि पानी लोगों के मकानों की नींव में गया है और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हम प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि आप इन क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक कराओ, जहाँ जहाँ लीकेज है उसकी जाँच करा के उनको दुरुस्त कराओ। लोगों के आशियानों पर खड़ा संकट बड़ा होता जा रहा है, सपनों का संसार बिखर रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीवेज लाइन डालने के दौरान प्रशासन ने लापरवाही बरती, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी लेने से प्रशासन कतरा रहा है। एरिया है, इसमें 5-6 मकान जो है वो ज़्यादा उनमें क्रैक्स और वो है, मकान काफ़ी पुराने भी थे कई, तो उसको देखते हुए एक बार तो उन मकानों को खाली करा दिया गया है। जो लोग हैं उनको शिफ्ट कराने की भी व्यवस्था, जहाँ पर अगर किसी की खुद जो लोग नहीं कर पाएंगे उनको शासन शिफ्ट भी करवाएगा। जो मकान डेंजर स्थिति पे है उनको, जो कुछ मकान एकदम ही जर्जर हो रखे हैं तो वो आस पड़ोस के मकानों को और नुकसान नहीं पहुंचाए या उसमें कोई आदमी जाए उनको नुकसान नहीं हो तो उनको भी गिराने पे निर्णय किया जाएगा। और बाकी जितने भी लोगों को यहाँ से जो 5-6 परिवार जो जाएंगे उनको सभी जो सहायता है जो भी दी जा सकती है वो शासन उसकी तैयार है, शासन उसके लिए कार्रवाई करेगा। वैसे प्रशासन चाहे जो कहे, लेकिन लोगों को उत्तराखंड जैसी आपदा आने का डर सता रहा है। कहा जा रहा है कि समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात जोशीमठ जैसे बन सकते हैं। पाली कलेक्टर साहब के आदेश पे एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर की जो टीम है, हम लोग ये जांच करना चाहते हैं कि ये जो मकानों में जो दरारें और मकान जो डैमेज हो रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है और उसका अगर रीज़न आइडेंटिफाई हो जाता है तो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो क्या प्रशासन की लापरवाही ने लोगों के आशियानों को खंडहर बनाने का इंतजाम कर दिया है? क्या प्रशासन ने बिना मानकों की सीवर लाइन डालने का इंतजाम किया था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं? बात चाहे जो हो, लेकिन लोगों के आशियानों पर आता संकट डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, देश की सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले एक ऐसे अधिकारी का आज जन्मदिन है जिनके चर्चे सिर्फ देश में नहीं होते बल्कि दुनिया भी उनकी काबिलियत का लोहा मानती है। उनकी राजनीति ऐसी होती है कि दुश्मन देशों को मुंह की खानी पड़ती है। उनके अब तक के सफर को जिसने भी देखा या फिर उनको पढ़ा, उसमें एक्शन और थ्रिल से भरपूर स्टोरी का संगम मिलता है। आज उसी शख्स पर भारत 24 ने खास तैयारी की है, देखना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अक्सर कई मौकों पर दिखने वाला अधिकारी भारत सरकार में सबसे अहम भूमिका निभाता है। वो प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है, जिसकी काबिलियत ने न सिर्फ देश का मान बढ़ाया है बल्कि दुश्मनों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर किया है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान आज भी जब अजीत डोभाल का नाम सुनता है तो थर्रा जाता है। इसके पीछे 1972 की कहानी है, जब डोभाल रॉ के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे थे। 7 साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पे उन्होंने काम किया। वहां की राजनीति, वहां के इतिहास और खास तौर पर वहां की संस्कृति को वो बखूबी समझते हैं। इसीलिए डोभाल पाकिस्तान के हर एक भेद को जानते हैं और इसीलिए पाकिस्तान उनके नाम से कांपता है, डरता है। अजीत डोभाल सिल्वर स्क्रीन के पर्दे के किरदार जरूर नहीं थे, लेकिन असल जिंदगी में उनके किरदार ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। आज भी अजीत डोभाल के अंडरकवर ऑपरेशन से पाकिस्तान कांप जाता है।
क्योंकि अजीत डोभाल की भूमिका और उनके पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन से जो कामयाबी मिली है, उससे भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति विजय पाने में काफी मदद मिलती है। डोभाल का पूरा जीवन एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर के किस्सों से भरा पड़ा है। जांबाजी के किस्से उनकी शख्सियत के साथ चस्पा हो चुके हैं। जब जब देश के सामने संकट आया, तब तब उन्होंने देश को संकट से निकालने में साहसी कदम उठाने में पीछे नहीं खींचे। साहस और हिम्मत की कहानी ये 1980 के दशक की है। तब पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में सिख उग्रवादी और खालिस्तानियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। उस वक्त अजीत डोभाल ने एक रिक्शे वाले की भूमिका में अपने साहस और जाबाजी का परिचय दिया था। तब डोभाल स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अहम जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उन्होंने सुरक्षा बलों को दरगाह के अंदर से आतंकवादियों की ताकत के बारे में जानकारी दी। तब सैनिकों के पलटन ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डोभाल की रणनीति के तहत ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उस वक्त स्वर्ण मंदिर में खूब खून खराबा भी हुआ, लेकिन अंत में जाकर सैनिकों ने खालिस्तानियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर भी निकाल दिया। अजीत डोभाल की भूमिका को अगर किसी ने पर्दे पर उतारने की कोशिश की तो उनके जीवन में एक्शन और रिएक्शन का भरपूर थ्रिल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देश के सामने खड़ी चुनौतियों से दो हाथ किया। एक्शन पर रिएक्शन ऐसा हुआ कि दुश्मन भी कांप जाते हैं। एक संकट तब आया जब 1999 में मुजाहिदीन के आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया। इस विमान में भारत समेत कई मुल्कों के 176 यात्री सवार थे। 15 क्रू मेंबर की जान का संकट खड़ा था। तब दुनिया भर की सांस अटकी हुई थी। इस अपहरण कांड ने सबको हिलाकर रख दिया था, क्योंकि आतंकियों ने अपने साथी आतंकियों की रिहाई की मांग की थी और बात समझौते की आई तो अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई और आतंकियों से बातचीत की। समझौते के रूप में भारत में कैद 3 आतंकियों को छोड़ा गया और बदले में सभी यात्रियों की रिहाई हुई। इस संकट से जब भारत निकला तो दुनिया भर के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पाकिस्तान के आतंक पोषित अभियान पर अजीत डोभाल ने ऐसा वार किया कि पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी। पाकिस्तान के घर में घुसकर भारत के शूरवीर सैनिकों ने हमला किया। क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था, उसके बाद भारत सरकार ने डोभाल की अगुवाई में सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी और रातों रात पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया। इसलिए अजीत डोभाल पर न सिर्फ भारत सरकार को भरोसा है, बल्कि मोदी के दूत के तौर पर भी उनको याद किया जाता है। दुनिया के लिए जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। देश के लिए उनके योगदान पर देश सलाम करता है और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अखंड भारत में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। फौरन होंगे हाजिर अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत 24 पर।